वेलकम स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर कोड A050603T। इस पेपर का नाम है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देखिए, इसका नाम है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो आज हम जो तीसरी यूनिट है इसमें देखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री। यूनिट 3 जिसका नाम है लैंड रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड मालवाड़ी सिस्टम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख के आइए, उसके बाद इसको देखना शुरू कीजिए, अदरवाइज आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो आज हम इसका आखिरी और दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम कितने क्वेश्चन आज देखेंगे। वी विल सी 16 to 25। 15 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अभी हम सेकेंड पार्ट में देखने जा रहे हैं 16 to 25। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी इजारेदारी व्यवस्था की विशेषता है? पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा वो व्यवस्था जिसकी शुरुआत 1772 में की गई। 5 साल बाद यानी कि 1777 में उसको फिर बदल करके 1 साल में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी में इजारेदारी व्यवस्था चलती थी। और उसी को फिर देखेंगे तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि इजारेदारी व्यवस्था का सीधा सा मतलब है कि जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको ठेका दिया जाता था। और जो पंचवर्षीय ठेका था मैंने कि 5 साल में कौन कितना वो ऋण ला के देगा, मतलब टैक्स ला के देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महालवाड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु किसे आधार बनाया गया था? नंबरदार, जमींदार, किसान या इनमें से कोई नहीं। किसान तो नहीं हुआ क्योंकि तो फिर रैयतवाड़ी हो जाएगा। जमींदार भी नहीं होगा क्योंकि वो तो परमानेंट सेटलमेंट में है। तो देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नंबरदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त में किससे लगान वसूला जाता था? किसानों से, ग्राम समितियों से, जमींदारों से, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में दे दीजिए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जमींदारों से। मैंने बताया आपको स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से, रैयतवाड़ी में सीधे किसान से, महालवाड़ी में वहाँ का उनका गांव का एक जो मुखिया होता था, नंबरदार जिसको कह सकते हैं, उससे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? एल्फिंस्टन ने, चैपलिन ने, विनगेट ने, उपरोक्त सभी ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टन ने, चैपलिन ने और विनगेट ने, इन तीनों ने मिलकर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। देखिए इस टाइम पे वहाँ के जो गवर्नर थे वो थे मुनरो। उस टाइम पे इन सब ने मिलके वहाँ उनको लागू किया था। अगर ऑप्शन में आ जाए आपका कि बम्बई प्रेसिडेंसी में किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया और वहाँ नाम आ जाए, मान लो इन तीनों का नाम नहीं आए और नाम आ जाए मुनरो, तो आप मुनरो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में किसकी मुख्य भूमिका रही? मैकेंजी की, मार्टिन की, उपरोक्त दोनों की या किसी की नहीं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों की। मैंने आपको बताया ही था जब मैं आपको बता रही थी महालवाड़ी के बारे में। तो महालवाड़ी में देखिए 2-3 नाम मिलेंगे आपको, क्योंकि इसको शुरू किया है हॉल्ट मैकेंजी ने 1814 में। फिर 1822 में इसको कानूनी रूप दे दिया गया। फिर 1833 में आएगा मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन। इन दोनों ने मिलकर इसको लागू किया। फिर 1837 में जो इसकी कर की दर थी वो 2/3 थी, यानी कि 66% थी। और फिर जब लगा कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है किसानों के ऊपर टैक्स का, तो उन्होंने 1855 में इसको हाफ यानी कि 50-50 पे ले आई है इस कर की दर को। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि मैकेंजी और मार्टिन दोनों ने उत्तर भारत में मालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाई। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया?
मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मार्टिन या विंगेट? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्थायी बंदोबस्त में कितने प्रतिशत भाग जमींदार हेतु नियत किया गया? 2/11, 3/11, 1/11, 4/11? तो अगर आप इसको सही से रिकॉल कर पा रहे हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/11। तो मैंने बताया ही आपको कि 10/11 किसके लिए था? ब्रिटिश सरकार के लिए था। और 1/11 किसके लिए था? ये हो गया था फिर जमींदारों को, उनको कहा कि 1/11 तुम रखो, बाकी 10/11 हमें दो। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। फ्लाइड कमीशन की रिपोर्ट में किस भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना की गई? इजारेदारी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था? गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माहलवाड़ी व्यवस्था। यानी कि फ्लाइड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में माहलवाड़ी व्यवस्था की बहुत ज्यादा आलोचना की। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्थायी बंदोबस्त में सरकार का लगान कितना निर्धारित किया गया था? सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार। 8/10 भाग, 9/11 भाग, 10/11 भाग या 11/10 भाग? तो देखिए एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए फटाफट। पहले तो 8/10 काटिए और ये 11/10 भी काटिए, क्योंकि 10 का तो कोई काम ही नहीं था, वो तो 11 में चल रही थी ना। 1/11 किसका था? 1/11 जमींदार का हिस्सा था। और 10/11 किसका हिस्सा था? 10/11 हिस्सा था सरकार का। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, यानी कि 10/11। तो स्थायी बंदोबस्त में सरकार का लगान कितना था? 10/11 भाग था सरकार का। चलिए फिर देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है। ब्रिटिश सरकार की किस भूराजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं? गेस कीजिए इसका सही जवाब। कॉमन सेंस यूज कीजिए, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त में तो ब्रिटिश सरकार और किसान या जनता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तो वसूल कर रहे हैं कौन? जमींदार वसूल कर रहे हैं। तो उनके बीच कैसे संबंध स्थापित हो सकता है? बात करें महलवाड़ी की, तो महलवाड़ी में तो उन्होंने कई गांवों का एक मुखिया सेट कर दिया जिसको नंबरदार कह रहे हैं, और ये नंबरदार दे रहा है टैक्स तो गवर्नमेंट को या सरकार को। तो कैसे इनके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकता है? हाँ, बात आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि सीधा सीधा जो अधिकारी है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का अधिकारी आता है, आके सर्वेक्षण करता है, किसका? खेत का सर्वेक्षण करता है, फसल देखता है फसल कैसी हुई है। उसके बाद जांच पड़ताल के बाद फिक्स करता है कि आप इतना वो दे दीजिए, हमें इतना टैक्स दे दीजिए। 50-50 थी वैसे तो उसकी दर। तो उसके बाद क्या था, तो देखिए इधर से अंग्रेज अधिकारी आ रहा है, इधर से वो सीधा किसान से कांटेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है। तो इसमें ही तो सबसे अच्छा घनिष्ठ संबंध स्थापित होगा जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर कोई मध्यस्थ है बीच में तो कैसे एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है या कोई एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकता है? तो इस प्रकार से अगर आपको कॉमन सेंस थोड़ा यूज करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। बाकी इस यूनिट को खत्म करते हुए मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया है। ठीक है। और इसमें जो दर है, कर की जो दर है, वो 10/11 जाती है सरकार के पास और 1/11 रहती है जमींदार के पास। दूसरा इसी से संबंधित है सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ, इसको याद रखेंगे आप। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 90% जमीन पर, यानी कि 19% भूभाग पर। अगर हम देखने की कोशिश करें कि ये कौन कौन से एरिया में था, तो ये था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का वाराणसी, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी की। अभी जो रैयतवाड़ी है, रैयतवाड़ी सबसे पहले शुरू हुआ था 1792 में मद्रास में। और मद्रास में भी कहाँ? 12 जिले में। किसने किया था लागू? रीड ने। फिर 1820 में इसको मद्रास में लागू कर दिया गया।
अब जब लागू किया गया तो उस समय मुनरो यहाँ के गवर्नर थे, कहाँ के, मद्रास के। तो मुनरो यहाँ के गवर्नर थे। उस दौरान आप देखेंगे बहुत सारे नाम आए हमारे पास, जैसे विंगेट, एल्फिंस्टन, इस तरीके के। तो उन लोगों ने वहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। फिर 1825 में इन्होंने उसको बम्बई में लागू कर दिया, और 1858 में देखेंगे तो पूरे दक्कन में इसको स्थापित कर दिया गया, किसको, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। और ये ब्रिटिश भारत के कितने भूभाग पर, 51%, 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अब ये इसमें कौन कौन से आती थी जगह, मद्रास, बॉम्बे, कुर्ग, ईस्ट बंगाल और असम। और इसमें टैक्स की दर क्या थी, 1/2 इसमें टैक्स की दर थी। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मालवाड़ी बंदोबस्त के लिए। अच्छा, रैयतवाड़ी का एक बार और बता दूं मैं, एल्फिंस्टन वगैरह तो है ही। इसके अलावा अगर मान लो कभी कोई बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको दिया जाएगा मुनरो और रीड। इससे याद रखो कि रैयतवाड़ी से मुनरो या रीड, र र र कॉमन है, याद रखिएगा इससे। अच्छा, अब बात है कि महालवाड़ी क्या था। तो महालवाड़ी व्यवस्था थी कि बहुत सारे चार मतलब 4-5 गांवों का एक ग्रुप बना दो। ग्रुप बना के उन पे एक हेड वो कर दो, अपॉइंट कर दो। उस हेड को कहो क्या, नंबरदार। और वो नंबरदार क्या करेगा, सबसे लेगा टैक्स, टैक्स कलेक्ट करके दे के आएगा अंग्रेजों को। तो ये सिस्टम था। अब ये शुरू किसने किया था, ये शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। इसके अलावा मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन भी इससे रिलेटेड हैं। और इसको किया गया था ब्रिटिश भूभाग के 30% भाग में। ये कहाँ कहाँ लागू किया गया, यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में। अभी पंजाब में एक वो हस्तांतरण एक्ट आया था, वो आया था कब, 1900 में। तो इस तरीके से मैंने आपको कोशिश की है थोड़ा सा रिवाइज करवाने की। आई थिंक आप इसको पहले जब वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना, तुरंत के तुरंत पॉइंट्स नोट करेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे, तो लास्ट में जो आपको मैं रिवीजन कराऊंगी वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था इसका यूनिट का भी और इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 खत्म होता है। अगली बार मैं आपके सामने लेकर आऊंगी यूनिट 4 को, और फिर हम देखेंगे कि यूनिट 4 क्या है और यूनिट 4 में क्या क्या है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।